ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। Who can tell me what do we mean by significant figures? Anyone? होती क्या है significant figures? बहुत बेसिक बात पूछे तो फिजिक्स में भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। हाँ बेटा बोल। Which we are confident about. Which we are sure about. अच्छा, और कुछ? और कुछ? मैं तो डेफिनेशन पूछ ही नहीं रहा, मैं तो समझना चाह रहा हूं क्या होता है, मुझे बता दो बस, मैं डेफिनेशन पूछी ही नहीं। कोई एग्जांपल देके बता दो, कोई बात नहीं। मीनिंग इन और खाएगा इतनी जोर के। सुनना, बहुत बेसिक बात, शायद इससे आसान कोई चीज नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं किसी भी एक, यू कैन से, नंबर में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 1 2 3 4 में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? तो बोलते हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। हम कभी कभी बोलते हैं ना, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, वैल्यू इज अनसर्टेन, बोलता है उसको भी इंक्लूड करो। जितनी भी डिजिट्स होंगे एक पर्टिकुलर नंबर में, ऑल दैट डिजिट्स काउंट आउट टू बिकम द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारी की सारी डिजिट्स इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, वी कॉल इट टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को बच्चा, 1 2 3 4, how many digits are there? So how many significant figures? 4 significant figures. ठीक है अर्षित, पक्का? फॉर एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है बेटा कि नॉन जीरो नंबर ही होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, बट दैट जीरो इफ इट इज इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट देन इट वुड बी सिग्निफिकेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, how many? 5. So there are 5 significant figures. For example, 6 significant figures. For example, there are 5 significant figures. तो किसी भी नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, आई कॉल इट टू बी सिग्निफिकेंट इन नेचर। आई कॉल दैट ऑल डिजिट्स टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बेटा बोल, पक्का? अब देयर आर सम रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर। कुछ रूल्स होते हैं बेटा जिनके बेसिस पे वी डिसाइड अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। पता तो चल गया हमें होता क्या है। अब छोटे छोटे से रूल्स है। लेट्स से फॉर एग्जांपल रूल 1 की अगर मैं बात करूं आपसे, रूल 1 क्या कहता है बेटा? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स and zeros in between the non-zero digits are significant in nature. जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, उसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। एंड द डिजिट्स, द जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, आई वुड ऑल्सो कॉल देम टू बी सिग्निफिकेंट इन नेचर। जैसे यहां पे लिखा मैंने अभी, ये नॉन जीरो था, सारी सिग्निफिकेंट। जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। तो ऑल द नॉन जीरो, ऑल आर सिग्निफिकेंट। Zeros in between the non-zero, they would also be significant figures. So let's say these. So how many significant figures? 5 significant figures. मुझे रूल लिखने की तो जरूरत नहीं है, बुक में आपके पास रूल्स हैं, मैंने दे रखा है, उसमें फर्स्ट रूल यही बोलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, एज इट इज वहां पे रूल्स आपको मिलेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, शुभम बुक निकाल। Similarly, zeros in between the non-zero, they would be significant. So 5 significant figures. किसी को कोई डाउट फर्स्ट रूल में बच्चा? अच्छा, कोई डाउट? पक्का? चलें आगे, खुश? चल दूं आगे? ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। रूल 2 बोलता है बेटा,
इफ द जीरोस आर बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं तो दे वुड नॉट बी काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर मतलब ये बेटा 0.0000015, लेट्स से, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? zeros before the first non-zero digits are not significant, तो ये सारी की सारी zeros first non-zero digit के पहले है ना, तो they would not be counted in the significant figures. आफ्टर डेसिमल प्लेस वो नॉन जीरो डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, पहले वाली नहीं. इफ दैट जीरोस आर बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स दे वुड नॉट बी काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. उस रूल पे भी आऊंगा बेटा, अभी थोड़ी देर में उस पे भी चलूंगा. सो देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल 0.2045. So these would be significant, this would not be significant. So there would be 4 significant figures. 0.002148, again 4 significant figures. 0.017485. So it would be 5 significant figures. Anyone having any doubts, any problems? कुछ नहीं क्लियर हुआ? और रूल 1 रूल 2 में, रूल 1 कहता है सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. रूल 2 कहता है इफ द जीरोस कम बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स देन दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. और पक्का नोट डाउन जल्दी से कर लें साथ साथ, सो दैट आगे चलें. फिर जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं. बुक दिखाइए एक बार शुभम. लेट्स मूव ओवर टू द थर्ड रूल. तो रूल 3 क्या कहता है बेटा? ये क्या हो गया इसको? तो रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 सेज दैट, बोलता है कि इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस एंड दैट जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. क्या बोला? सुनना. दो कंडीशन हो सकती है, नंबर एंड हो सकता है जीरोस में और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है. एक ये कंडीशन हो सकती है. एक हो सकती है नंबर इज एंडिंग विद जीरो बट दैट जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. If a number is ending with zeros and that zeros are to the right of the decimal point, then they would be considered in the significant figures. For example, 2.500. Number is ending with 0, but that zeros are to the right of the decimal point, so they would be considered in the significant figures. So we would be having with. Am I clear? पक्का 0.004005. How many? 4 significant figures. 0.0200. क्लियर है बात? 3 significant figures and 0.004750. So these would be significant, so it would be 4 significant figures. चलें आगे. पक्का 000 जहां तक भी चलता रहे मेरे बच्चा. फिर जितने भी अगर लिख रहे हो आप तो सारे होंगे, पूरे डेसिमल के बाद आ रहा है ना बच्चा. So she is saying this thing 6.000. कितने लिखूं? कितने तक ही छोड़ दूं और लिखूं? तो ये क्या हो जाएंगे? सारे सिग्निफिकेंट है बच्चा. All are significant in nature. अब डॉट डॉट होता तो दैट वुड हैव बीन इनफाइनाइट ना बेटा. हमें नहीं पता कितना, तो वो डॉट डॉट नहीं देंगे, या तो वो स्पेसिफाइड देंगे या वो आगे जीरोस आपको कंटिन्यूड देंगे कि हाँ जीरोस कंटिन्यू हो रही है.
So all the zeros to the right of the decimal point, if a number is ending with zeros, then that would be significant in nature. तो आप बोलोगे सर ये significant क्यों नहीं है? आप बोलो right of the decimal point, but these zeros are coming to the left of the first non-zero digit, जो rule 2 कहता था हम लोगों को. ठीक. Let's move over to rule 4. रूल 4 बहुत इजी रूल है और इंटरेस्टिंग रूल है. कहता है कि अगर कोई नंबर जीरोस से एंड हो रहा है बट दैट जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. इफ अ नंबर इज एंडिंग विद जीरो एंड दैट जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इन नेचर. वो हो सकता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है वो सिग्निफिकेंट ना हो. जैसे मैं 8000 लिखता हूं बेटा. 8000 में अभी अगर चेक करूंगा तो दे वुड बी सिग्निफिकेंट इन नेचर. अगर मैं 8000 को लिखना चाहूं तो आई कैन राइट 8000 एज 8.000 इंटू 10 रेज टू द पावर. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सो देयर वुड बी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बेटा 10 रेज टू द पावर काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, डोंट वरी अबाउट दैट. अगर मैं इसको लिखना चाहता तो आई कुड हैव आल्सो रिटन इट टू बी, ये भी तो 8000 ही है. अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो कुछ गलत लिखा है क्या? तो अब कितनी सिग्निफिकेंट हो गई बच्चा? I could also have written this as 8.0 into 10 raised to the power. अब कितने सिग्निफिकेंट है? And I could also have written this to be 8 into 10 raised to the power. Then it would be one significant figure. तो बोलते हैं द जीरोस, इफ अ नंबर इज एंडिंग विद जीरोस देन दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर पुटिंग द डेसिमल पॉइंट या नंबर ऑफ जीरोस यू आर पुटिंग ओवर देयर. तो मैंने इसको इन 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया. चारों के चारों 8000 है बच्चा, बट चारों में सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट आ रही है. किस में मेरे बच्चा? आप स्पेसिफाई करो. 8000 अगर आपको दिया तो 8.000 इंटू 10⁻³ दैट वुड बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कोई भी एक दिखा दो जो आप, मतलब आपको कुछ नहीं बोला, ये दिया तो यू राइट डाउन दिस थिंग, ये वाला लिखो. वो तो कंडीशन बोली ना दैट मे और मे नॉट बी. 8000 को वैसे भी लिख सकता हूं, नेक्स्ट भी लिख सकता हूं, थर्ड भी लिख सकता हूं, फोर्थ भी लिख सकता हूं. ऑल 4 आर 8000. दैट्स वाई. किसमें बेटा? यहां पे, इस पे बिल्कुल कटेंगे. या तो आपको 1 लिखना है तो आप उसको स्पेसिफाई करो 8 इंटू 10⁻³ तब आप 1 लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते 1. हाँ, ऑलमोस्ट वो वही बात बोलता है. अगर डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं तो वो एप्लीकेबल हो रहा है, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा रहे तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता. बस बात वही है, कुछ और नहीं है. अगर हम 8000 उसमें कितने बोलते हैं फिजिक्स में? तुम क्या बोलते हो उसको? 1. फिजिक्स. बट हम बोल रहे हैं कि ये जीरोस को काउंट कर भी सकते हो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये तो हमने रूल पढ़ा ना, थर्ड रूल तो यही सिखा रहा था. उसकी पॉसिबिलिटीज बोली दैट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इट कैन बी देयर, मे और मे नॉट बी देयर, यही चीज हमने बोली ना अभी, इसलिए. हाँ, इंटू 10⁻³ टर्म में उसको दिखाओ जो भी दिखाना है. हर समय ट्राई टू स्पेसिफाई अ नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट. एवरी टाइम रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज वी नीड टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन. कोई आंसर भी निकाल रहे हो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक नोटेशन. चल दूं आगे? कोई डाउट नहीं इसमें? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब 2 रूल्स और आते हैं बेटा. एक रूल आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल, एक रूल आता है मल्टीपल ऑपरेशंस का रूल. मल्टीपल ऑपरेशंस का मतलब हुआ बेटा एक ही आपके पास प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज देयर इज अ डिवीजन बीइंग इन्वॉल्व्ड, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, तब की बात कहता है. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में क्या कहता है?
क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में? लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, लेट्स से दिस थिंग, तो आंसर क्या आने वाला है हम लोगों का? 13.244। तो बोलता है बेटा जो भी आपका आंसर आएगा दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड टू द रिटर्न टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आउट ऑफ द 2, आउट ऑफ द 3, आउट ऑफ द 4 नंबर्स जिनको भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3 है ना बेटा। तो फर्स्ट वाले में 3, सेकंड वाले में 1, तो कहता है कि यू नीड टू रिप्रेजेंट इट टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट किस में है? इसमें, तो इट इज 1 और इट इज 3, तो वी वुड बी रिप्रेजेंटिंग इट टू 1, सो द आंसर वुड बी, एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट वुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गॉट इट एवरीवन? क्या बोला मैंने यहां पे? पक्का? फॉर एग्जाम्पल ये है बेटा। सो क्या हो जाएगा? 2413.16 यही होगा। सो कितने हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस? तो 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 16.31 which would be having with any doubt to anyone? अच्छे से? पक्का? हाँ जी बेटा बोलो। क्लियर? थॉरो विद इट? चल दूं आगे? माइनस में भी यही होएगा बच्चे। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मल्टीपल ऑपरेशंस के रूल की, मतलब एक ही आपके प्रॉब्लम में इफ वी आर हैविंग द मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो, डिवीजन भी हो रही है, एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एक से ज्यादा कोई भी आपके पास ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं तो उसमें ये वाला रूल लगेगा, आप जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। So the rule says, that is rule for multiple operations. So मान लो कोई है नंबर बेटा 15.42 इंटू 1.2 बाय 5 इंटू 2.4, ये है बच्चा हम लोगों के पास। तो सबसे पहली बात तो बच्चा दिस इज अ मल्टीपल ऑपरेशन क्वेश्चन। मल्टीपल ऑपरेशन क्वेश्चन क्यों है सर ये? क्योंकि बच्चे इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और इसमें, तो देयर आर 2 ऑपरेशंस बीइंग इन्वॉल्व्ड, सो आई वुड कॉल इट टू बी द मल्टीपल ऑपरेशन। तो पहले तो मेरे लिए इसका आंसर निकालो फास्ट, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है, जल्दी से। शगुन हाथ से लिखकर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, देखने से नहीं होता। फास्ट। आंसर बेटा 15.42 ही आ रहा आंसर सेम। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बेटा एक बार देख ले अच्छे से क्या आ रहा है एक बार। 15.42 इंटू 1.2 क्या आ रहा है ये बताओ चलो, ये मल्टीप्लाई करके। अच्छा ये काट दिया, 2 आ गया, 10 15.42 बाय 10, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे बच्चा, 1.5। तो बोलता है अगर आप मल्टीपल ऑपरेशंस वाला कोई एग्जाम्पल कर रहे हो, मल्टीपल ऑपरेशंस का कोई सम कर रहे हो, तो उसमें कहता है जिस भी नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी एक्सक्लूडिंग द एग्जैक्ट नंबर, मतलब इसको एक्सक्लूड कर दो।
एग्जैक्ट नंबर है तो उसको एक्सक्लूड कर दो, तब जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेड टू दैट. सो कितनी है लीस्ट? तो आंसर शुड बी दैट्स इट, दैट इज हैविंग विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बोलो मेरे बेटा. बच्चे अगर नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो राउंड ऑफ करती ना, अभी तो 4 है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आता 1.55, देन आई वुड हैव टेकन इट टू 1.6. अभी नहीं ले सकते क्योंकि नेक्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन दैट और इक्वल टू 5. दैट्स व्हाई राउंड ऑफ केस इज एप्लीकेबल इफ द नेक्स्ट नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा या 5 के इक्वल होगा तभी आप राउंड ऑफ वाला केस लेते हो, अदरवाइज राउंड ऑफ केस इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, पक्का? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओवरऑल बिंग डन. कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो. हाँ जी बेटा, हम 5 में तो एक ही बोलेंगे अभी हम, क्योंकि हमने कोई डेसिमल पॉइंट नहीं बताया ना उसका. डेसिमल पॉइंट नहीं बताओगे तो आप इनफाइनाइट कैसे कह सकते थे? आप उसको या तो रिप्रेजेंट करो, जैसे पाई में कह रहा था उसमें इनफाइनाइट इसलिए कह रहा हूं बच्चा क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है. ये तो एग्जैक्ट नंबर है, हाउ कैन इट बी नॉन टर्मिनेटिंग? जीरोस तो हर नंबर में जीरोस होंगी, फिर तो इसके आगे भी हम चाहे तो जितनी जीरोस लगा लें. जो हमें मिला हुआ है उसमें हमें चेक करना होगा. हाँ, पाई अगर हम लिखते हैं तो पाई में इट्स नॉन टर्मिनेटिंग 141414 चलता रहेगा, तो इट वुड नॉट एंड एट एनी पॉइंट. दैट्स व्हाई उसमें इनफाइनाइट होता है, इसमें नहीं हो सकती इनफाइनाइट. हाँ जी, ये मल्टीपल ऑपरेशंस कहीं भी आ जाए, मल्टीपल ऑपरेशंस, ये चीज मैंने बोली, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन हो, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस प्लस डिवीजन हो, कुछ भी हो, सब में ये चीज एप्लीकेबल होगी जहां मल्टीपल ऑपरेशन होएगा. चलें आगे, पक्का दोस्त? अच्छे से चलो, ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? ठीक है, चलो. सो नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक इज बिंग डन. हमारा एक चीज और बचती है लॉस की. आप कहोगे तो मैं जरूर से लॉस कराऊंगा, नहीं तो मैं लॉस को आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूं. बताओ, जो 5 लॉज है हमारे पास: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-ल्यूसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ. कुछ कुछ ब्रीफिंग दे देता हूं, चलो ठीक है. उसके बाद यू कैन रीड इट आउट. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, अप नो इश्यूज फॉर इसी चैप्टर में बेटा. लॉज भी बेटा कभी कभी ऐसा मैं बता रहा हूँ ना कि जो मेजर स्कूल्स होते हैं, जैसे मेरा अपना भी स्कूल में बोलूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स पार्ट. सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉज हम कराते ही नहीं है क्योंकि वो 9th का पार्ट होता था, तो हम इसलिए छोड़ देते हैं उसको, बात ही नहीं करते. बट अगर कराया है तो वेल एंड डू, अदरवाइज नहीं कराया तो छोड़ सकते हो आप, कोई बात नहीं. बट नॉलेज के लिए तो अच्छी चीज है ना, जान लेते हैं. चलो, सबसे पहला लॉ आता है बेटा, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हु कैन एक्सप्लेन मी जल्दी से? अरे इसने भी जो बात बोली है वो भी है, व्हाट शी इज सेइंग दैट इज आल्सो देयर. नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मींस बेटा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. मीनिंगली मास can neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another. मतलब आप रिएक्टेंट से उसको प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से उसको रिएक्टेंट बैक बना सकते हो, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यही सेम लॉ जब हम चलते हैं ना, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स में. जब आप 6th चैप्टर पे जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो यही वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कहने का मतलब हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल को वर्क डन बना सकते हो, वर्क डन को काइनेटिक बना सकते हो, काइनेटिक को पोटेंशियल बना सकते हो. बट एनर्जी ना तो क्रिएट होएगी ना ही डिस्ट्रॉय होएगी. दैट इज first law of thermodynamics, which we call it to be law of conservation of energy.
कुछ लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, इजी पार्ट है, छोड़ दूं। हाँ जी, बेटा बात होती है सारी की, वो कहता है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये नहीं बोलता। कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास किसी भी चीज का ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप एक्स्ट्रा मास डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब अगर रिएक्टेंट में कुछ मास है, कुछ चीजें हैं, तो इवेंचुअली वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करके देंगी और दोनों का मास इक्वल होएगा। डिफरेंस ऑफ मास नहीं आ सकता। जब जैसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो डिफरेंस ऑफ मास आता है ना, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों थे? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहने का मतलब होता है इसका। जो भी चीज रिएक्टेंट में है या तो वो एज इट इज रहेगी या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इक्वल मास ऑफ द रिएक्टेंट वुड गेट कन्वर्टेड टू इक्वल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकते, सेम रहेंगे ही रहेंगे। दैट इज द थिंग। ठीक है। सेकंड क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कॉम्पोजिशन, कुछ भी बोल सकते हो। क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? किसका? तेरा मेरा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो सेम होएगा। और जोर से हाँ, बोलता है इफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द सेम एलिमेंट then they always be having the same ratio of their masses। मतलब चाहे वाटर मैं ये वाला लूं, चाहे वाटर आपके घर का लूं, चाहे वाटर रिवर का लूं, चाहे वाटर पॉन्ड का लूं, चाहे वाटर लेक का लूं, चाहे वाटर ओशन का लूं, चाहे वाटर सी का लूं, कहीं का भी वाटर लूं, वाटर तो हर समय मेरे बच्चा यही होगा ना, तो मेरे बच्चा उसमें H with O का रेशियो वुड ऑलवेज रिमेन टू बी सेम। मतलब 2:1 या 2:2, पहले अगर मैं कहना चाहूं तो वो मास का रेशियो है 2:16। मास का रेशियो सेम रहेगा। ये नहीं बोला एटम्स का रेशियो की बात नहीं करता, मासेस का रेशियो, मतलब द मास रेशियो वुड ऑलवेज बी 1:2। चाहे किसी भी जगह का वाटर ले लो, पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी वाटर उठा के देख लो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वुड बी 1:2 एवरी टाइम। वो कभी चेंज नहीं होने वाला रेशियो, दैट्स फॉर श्योर। पक्का? आगे चल सकते हैं। बोलो, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं शायद, होती हैं क्या? कोई भी अगर कंपाउंड किसी पर्टिकुलर एटम के आइसोटोप से अगर बने, कोई भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं इफ दे एग्जिस्ट इन देयर आइसोटोपिक फॉर्म्स। सर आइसोटोप्स क्या होते हैं? कौन बताने जा रहा है मुझे आइसोटोप्स? हाँ जी, ऐसे इतनी दूर से आ जाएगा सीधा। सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास होता है, नंबर होता है। The atoms of same element having same atomic number but different atomic mass। जैसे कार्बन, कार्बन 12 में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14 में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब अगर मेरे पास बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दिल्ली की कलेक्ट करी, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने मुंबई की कलेक्ट करी, लेट से, सो दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन ही है ना बच्चा। सो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ दिल्ली, हाँ, वुड बी 12:2, यही होएगा बच्चा। एंड इफ आई कलेक्ट इट ऑफ मुंबई वेयर इट इज कार्बन 14 being present instead of carbon 12, then the ratio would come out to be, बट लॉ तो गलत हो गया। लॉ ने तो कहा कि कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर सेम एलिमेंट से बनता है तो इट वुड ऑलवेज बी फॉर्म्ड बाय द formed in the same ratio by
मास, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं की भी हो यूनिवर्स की, इट शुड ऑलवेज बी हैविंग विद द 12:32। ये हमें कहा था लॉ ने, जो कि तो एप्लीकेबल ही नहीं रहा, गलत हो गया हम लोगों का ये, अगर वो कह रहा था तो आया ना पक्का। तो बोलता है कि अगर, अब इसका रिवर्स भी सेम होना चाहिए, मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं कभी भी, तो दे शुड ऑलवेज बी फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, बट दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग एप्लीकेबल। सर कैसे? देखो, हम लोगों ने 10th में 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। याद है, भूल चुके हो? ईथर पढ़ा था, ईथर, ईथर, एस्टर पढ़ा होगा, ईथर नहीं पढ़ा होगा। ईथर पढ़ा था, तो यस यस क्यों बोल रहे हो फिर? ईस्टर नहीं होता, एस्टर होता है, ईस्टर। अब एक तो ये होगी ड्रॉबैक दैट की दिस लॉ इज नॉट बीइंग एप्लीकेबल टू द एटम्स और एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन देयर आइसोटोपिक फॉर्म्स। सेकंड ड्रॉबैक क्या कहती है, सुनना अच्छे से। बोलती है एट टाइम्स इट कुड बी एप्लीकेबल दैट सेम एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग with the same ratio of their masses, but then also the compound formed are different. Same element combine हो रहे हैं, सेम रेशियो बाय मास से कंबाइन हो रहे हैं, बट उनका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 अलग अलग मिल रहे हैं। ये कैसे? ये देखो जरा, एक मैंने क्या ले लिया बच्चा, लेट से आई टुक एल्डिहाइड, दूसरा मैंने क्या ले लिया बच्चा, लेट से आई टुक, ऐसा ही होता था ना कुछ कीटोन। अब दोनों में अगर चेक करोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीजें हैं। रेशियोज चेक करें एक बार, आओ। कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। बच्चा 3 कार्बन एटम्स हैं तो इट वुड बी 36 इज टू हाइड्रोजन, 6 इज टू, इधर आओ, 36 इज टू 4 कहां से आ गया, 6 इज टू, आ रहा है बेटा, सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे थे, सेम रेशियो बाय मास में कंबाइन हो रहा है, बट फिर भी प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द 2 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एम आई क्लियर? पता नहीं बेटा, एनसीईआरटी पुराने जमाने की बनी हुई है ना, थोड़ी सी अपडेट नहीं हुई बहुत टाइम से। नहीं दी है क्या एनसीईआरटी में? ये नहीं दी है। मैंने कभी पढ़ी नहीं ना, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। उसके स्टार्टिंग में तो उसमें वो होता है ना, कंटेंट से पहले का प्रीफेस देखते हैं कि बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है। बेटा ये एनसीईआरटी पता है कब की पब्लिश्ड है? पता है तुझे? 2009? 2006 की अपडेटेड है ये एनसीईआरटी। 2006 में ये पब्लिश हुई थी एनसीईआरटी, 6-7 में। 7 से 24 तक एक ही एनसीईआरटी चल रहा है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड हैव चेंज्ड। अब सोचो, हाँ हाँ, मैं बोल तो रहा हूं कि 2006-7 की अपडेटेड है ये, 6-7 में अपडेट हुई थी फर्स्ट। खाली बस चैप्टर कट जाता है। कटते भी कहाँ, अब जैसे इस बार अभी 2-3 साल से कटने लगे हैं तो नई पब्लिश कर देते हैं उन चैप्टर्स को रिमूव करके, और थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही कंटेंट है। आप अगर 2009 या 8 वाली भी लोगे तो एग्जैक्ट चीज मिलेगी आपको सब, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिलेबस चेंज होने से क्या होता है? चैप्टर ही तो 1-2 डिलीटेड हुए हैं और थोड़ी ना कुछ हुआ है, कुछ नया एड ऑन थोड़ी ना हुआ ना, चैप्टर में कोई एक सिंगल टॉपिक भी एड ऑन नहीं हुआ। चले आगे बेटा, पक्का? चलो, थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सुनना आप अच्छे से, बोलता है इफ 2 compounds are being formed, 2 or more compounds are being formed by the same element, then if the mass of one of the element remain constant, then the other one bears the whole number ratio to one another। कहता है 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स अगर सेम एलिमेंट से बन रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम एलिमेंट से बन रहे हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड्स,
देन इफ वन ऑफ देम इज हैविंग देयर मास कांस्टेंट, जैसे कार्बन का मास कांस्टेंट होएगा दोनों में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी, एक ही कार्बन है ना, तो 12-12 होएगा दोनों में। बोलते हैं देन द अदर एटम विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। सर एग्जांपल दो जरा, ये देखो बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन से आई गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रेशियो क्या बच्चा, सल्फर का मास होता है 32:32। किसी को दिक्कत? बोलते हैं इफ आउट ऑफ द टू या आउट ऑफ द थ्री वन ऑफ द एटम्स मास इज कांस्टेंट, then the other one will bear a simple whole number ratio to one another, that is 2:2. This is law of multiple proportion. अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी two or more than two atoms are forming two or more than two different compounds, then if one of the atoms mass is remaining constant, then the other one will bear a simple whole number ratio to one another. आगे चले, पक्का? और एग्जाम्पल दूं या क्लियर हो गया? फोर्थ मेरे बेटा, गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है ना, देखना बेटा। नाउ हु कैन एक्सप्लेन मी दिस थिंग? गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दोस्त, पता है? नहीं पढ़ लिया? समझा दे, चल कोई बात नहीं। बोलता है when two or more gases are combining together to form the product, then the ratio of the volumes of different gases combined to that of the product also, if that is also a gas, they bear a simple whole number ratio to one another. मतलब सर, मतलब कहने का बच्चा, एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड है, मान लो ये। तो अगर वो लिक्विड हो गया तो उसको भूल जाओ, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? अगर वो भी गैस होता तब दे वुड बी हैविंग, ऑल थ्री वुड बी हैविंग द सिंपल होल नंबर रेशियो, बट वो नहीं है गैस, उसको भूल जाओ। सो हमने क्या सीखा था? चलो अगर इसको मैं बैलेंस आउट कर दूं तो ये हमने क्या सीखा था? दैट 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस एट STP कंटेन्स 22.4 लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो अगर इसके 2 मोल्स हैं बच्चा, तो कैन आई से इट टू बी 22.4 का डबल, दैट इज 44.8 लीटर्स, एंड दिस इज 22.4 लीटर्स, सो दे बोथ आर बेयरिंग अ रेशियो ऑफ 2:2। यही गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स नाम देता है, गैसियस वॉल्यूम्स नाम देता है। 2 मोल्स, उसको अगर नहीं भी देखते, मतलब 2 लीटर्स 1 लीटर को नहीं, मतलब 22.4 लीटर और 44.8 लीटर्स को नहीं भी चेक करते, इस रेशियो को देख लो कभी भी, ये और ये, दे वुड ऑलवेज बी बियरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो एवरी टाइम। हो सकता है अगर वो गैस होता तो उसके साथ भी हो, अगर गैस नहीं है तो लॉ एप्लीकेबल उसके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर नहीं होगा तो गलत नहीं होगा मेरा लॉ, क्योंकि लॉ कभी भी गैसेस के लिए ही बात करता है। लिक्विड्स और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो तो उसको गलत नहीं बोल सकते कि हम लॉ गलत हो गया, क्योंकि लॉ ने तो कहा ही गैसेस के लिए ना, बस हम उसको जबरदस्ती लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल एप्लीकेबल हो जाए, कुड बी पॉसिबल एप्लीकेबल ना हो। तो रेशियोज क्या आ रहे हैं बेटा? इट वुड बी 2:2। तो 2 मोल्स की वॉल्यूम 44.8, 1 मोल की वॉल्यूम 22.4, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 2:1 रेशियो आएगा। यही वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं हम आगे, ये नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, अगर वहाँ वाटर की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती तो कुछ भी डिफरेंस ना आता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो लिक्विड होता, गैस होता, क्या होता वो सोचना पड़ेगा ना।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता तो कोई फर्क ना पड़ता बेटा, उससे फर्क क्या पड़ेगा आपको, आप बताओ मुझे। यहाँ पे H2O2 ले लो, चलो बैलेंसिंग में डिफरेंस आ जाएगा बस, तो यहाँ पे रेशियोज में डिफरेंस आ जाएगा, बट ये फिर भी होल नंबर का रेशियो आएगा, ये कहना का मतलब है, क्योंकि गैसेस कंबाइन कर रही थी ना। इफ गैसेस आर कंबाइनिंग एंड प्रोडक्ट इज आल्सो अ गैस, देन दे ऑल वुड बी बेयरिंग अ होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इफ प्रोडक्ट इज नॉट अ गैस, प्रोडक्ट को एस्केप आउट कर दो। अब दोनों रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट की वॉल्यूम्स जो होंगी दे वुड बी हैविंग अ होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। इतना सा है बस, तभी तो बोल रहा था ये तुम अपने आप भी कर सकते हो। और इसके अगला लॉ जो है वो भी न्यूमेरिकल्स में सिखा चुका हूं मैं तुम्हें। चले आगे, इजी, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लॉ आता है बच्चा, फिफ्थ लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। क्या कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ? समझ में आ गया सबको? इनको कुछ समझ में ही नहीं आया, बता यार, ये तो गलत बात है शुभम। इसने बोला सही है, इसको पता है, बट तुम लोगों को नहीं समझा पाया, कोई बात नहीं। और कोई समझाएगा? हाँ बिल्कुल समझा बेटा, वहां पे पढ़ के सब चीज नहीं बोलनी है बस। नहीं पढ़ा, ये वाला नहीं पढ़ा सर। पहले इससे सुन लेता हूँ, फिर आता हूँ तेरे पास। हाँ, बेसिकली अगर एक रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स है, पहले एलिमेंट का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, दूसरे एलिमेंट का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो उन दोनों के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे। तो बेसिकली हमने पढ़ा था 21 मोल या फिर 6 एटम्स। ठीक है, हाँ बेटा तू बोला, कोई बात नहीं, जो तू बोल रहा था तू बोल, कोई बात नहीं, सेम था तो भी हम सुन लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर किसी भी गैसेस की बात करता है, अगर किसी भी गैस के 22.4 लीटर्स हैं, किसी भी गैस के यूनिवर्स में, चाहे वो CO2 हो, H2O, CO हो, SO2 हो, SO3 हो, H2O5 हो, कोई भी गैस हो, एनी पर्टिकुलर गैस एट STP, equal volume of all the gases would contain equal number of atoms, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स इन देम। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं बच्चा, वो दोनों में से, ठीक है। इट कुड बी आइदर एटम्स, इट कुड बी आइदर मॉलिक्यूल्स। गैस पे डिपेंड करेगा ना बच्चा, वो गैस जो है वो एटॉमिक गैस है, वो मॉलिक्यूलर गैस है। जैसे एटॉमिक गैस की बात करूं तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब एटॉमिक गैसेस है। बट अगर मॉलिक्यूलर गैस की बात करूंगा, SO2, SO3, CO2, CO, N2O5, N2O3, NO, NO2, these all are the molecular gases. So equal volume of all the gases at STP contains equal number of atoms or molecules in them. जैसे मान लो क्या है, 22.4 liters of CO2 gas, 22.4 liters of CO gas, 22.4 liters of SO2 gas, 22.4 liters of N2O gas, 22.4 liters of N2O5 gas, any other gas, कोई भी ले लो, these all would be at STP, पहली बात, these all would be equal to, सबसे पहली बात, they all would be equal to, and 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे they would be
same, that would be, these all would be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 either atoms अगर atomic gas हो और molecules if the gas is molecular. तो मैं न्यूमेरिकल्स में सिखा के आ चुका हूं आप लोगों को कि 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस विच इज 298 केल्विन्स एंड 1 atm प्रेशर. इजी ना, मुश्किल तो नहीं है, पक्का? ठीक है. हाँ जी मेरे बच्चा, अगर वॉल्यूम सेम नहीं होएगी तो उसमें नंबर ऑफ एटम सेम कैसे होंगे मेरे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स तो तभी सेम होंगे ना इफ दे वुड बी हैविंग द सेम वॉल्यूम, अदरवाइज तो एटम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है तभी सब 1 मोल के इक्वल है, और 1 मोल है तो सबका नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल सेम आएंगे. अगर वॉल्यूम ही अलग हो गई तो इवेंचुअली दैट वुड कम आउट टू बी डिफरेंट. हाँ जी बच्चा. हाँ जी. एटमॉस्फेयर बेटा, प्रेशर की जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट है. प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, प्रेशर की यूनिट बार होती है, प्रेशर की यूनिट पैस्कल्स होती है, प्रेशर की यूनिट एमएमएचजी होती है, प्रेशर की यूनिट टॉर होती है. दे ऑल आर द यूनिट्स फॉर प्रेशर, सारी की सारी. हाँ जी बेटा, अगर आप इक्वल गैस लोगे तो वॉल्यूम होएगी ना. गैस की डेफिनेट वॉल्यूम ना होने का मतलब ये है कि गैस को किसी भी जगह पे आप फिल कर दोगे. जैसे गैस यहाँ पे है कुछ XYZ गैस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इस रूम की वॉल्यूम. अगर मैं इस रूम को ओपन कर दिया, गैस वुड एस्केप आउट. अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट की वॉल्यूम वुड बी द गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. अगर आप एक पर्टिकुलर बीकर में उसको कंटेन कर रखा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी द बीकर्स वॉल्यूम ना, जब तक आप उसको एस्केप आउट नहीं होने देते. ये कहने का मतलब होता है. डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती का मतलब है अगर हम फॉर एग्जांपल ये है, इसको यहां रखूं या यहां रखूं, इसकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना. बट गैसेस की ऐसा नहीं है. इस रूम में रखूंगा, इस रूम में फिल करूंगा तो रूम की वॉल्यूम हो जाएगी, बाहर वाले रूम में फिल करूंगा तो बाहर वाले रूम की वॉल्यूम हो जाएगी. अच्छा, तो ये एसटी आता है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कहता है वो आपसे. बट जो आप पूछ रहे हो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है बच्चा, कि जहां पे गैस को आप फिल करोगे वो उसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. कहने का मतलब है 1 मोल की वॉल्यूम इस ये वाला रूम भी हो सकता है अगर हमने एसटीपी कंडीशन या कुछ नहीं बोली है तो, और ये वाला रूम ना हो के पीछे वाला रूम भी हो सकता है, कंप्रेस करके उसी रूम में मैंने सारी फिल कर दी गैस, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर रूम. इट कुड बी पॉसिबल वो सारी गैस को कंप्रेस करके मैं ऑफिस में फिल कर दूं, द वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफिस. नाउ हो सकता है उस वॉल्यूम को आप क्या करो, उस गैसेस को सारे अपने बॉटल में फिल कर लो, तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ बॉटल. नाउ डिपेंड्स कि उसको कहां फिल कर रही है बच्चा, तू उस पर डिपेंड करता है. क्लियर? अच्छे से थॉरोली, पक्का? अब आगे चल सकता हूं. सो विद दिस the chapter is overall being done. Now we can come over to the miscellaneous portion of it and discuss the things in that, questions in that. शुभम, इसको भी बुक दिखा दे अभी बच्चा. हाँ बच्चा, चले चलो कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, 2-3 क्वेश्चंस मैं करा देता हूं जो मेरे को कराने हैं, और आप करके रखोगे. डाउट्स को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर और 5 हो गया. 2, 3, 5 ऑल 3 आर द सेम क्वेश्चंस. 2, 3, 5 तीनों के तीनों सेम है, तो आई एम डूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 2 विद यू पहले. ठीक है, 3 और 5 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है. सो लेट्स कम ओवर टू द क्वेश्चन नंबर. हर्षद, मोलैरिटी पता है बेटा क्या होती है? क्या होता है? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही बता. बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी ना उसका क्वेश्चन कराऊंगा बेटा.
जैसे हम किसी भी एक सॉल्यूशन को बोलते हैं ना, एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कितना डाइल्यूट है, वो किससे पता लगता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। उसमें से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है मेरे बच्चा, मोलैरिटी, जिसकी फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मतलब जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट कुड बी x मोल्स, दैट कुड बी y मोल्स, दैट कुड बी z मोल्स, दैट कुड बी 100 मोल्स, कुछ भी मोल्स, बट किस में डिसॉल्व्ड? इट शुड बी डिसॉल्व्ड इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट शुड बी इन लीटर्स। वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी इन लीटर्स, उसको आप कहते हो मोलैरिटी। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसको आई कैन चेंज इट टू बी, molarity को I denoted by capital M, so it would be given mass by molar mass into 1 by volume of solution in liters. This is also the formula, this is also the formula, दोनों formulas हैं बच्चा। और इसकी units होती हैं बच्चा, number of moles की unit होती है moles, और वॉल्यूम की यूनिट है लीटर, सो द यूनिट्स वुड बी मोल्स पर लीटर। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। चल शुभम पढ़, सुनेंगे बेटा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे थे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। अब मेरे बच्चा उसने ये नहीं बोला आपको निकालना क्या है, उसने बताया नहीं कि मोलैरिटी निकालनी है, उसने बोल दिया यू नीड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। और मुझे अच्छे से पता है मोल पर लीटर में क्या निकलती है, तो इट्स प्री अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी नीड टू कैलकुलेट मोलैरिटी, इट्स प्री अंडरस्टूड, वो सोचने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। अब आओ क्वेश्चन पार्ट पे। डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे दी बच्चा, उसने कितनी 1.41 ग्राम पर ml, और कॉन्सेंट्रेशन दे दी कितनी 69% HNO3 है हमारे पास, ये बोल दिया। हमने क्या सीखा हुआ है? सबसे पहली चीज, कभी भी क्वेश्चन में अगर हमको परसेंटेज दी होती है तो व्हाट वी नीड टू डू, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी, ले लो बच्चा, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, HNO3 कितना हो जाएगा बच्चा? बच्चे अगर मैंने टोटल सॉल्यूशन 100 माना है तो HNO3 is 69%, so shall I say it to be 69 grams? बोलो yes or no? ठीक है। और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सिंस इट्स एन एक्वस सॉल्यूशन तो मास ऑफ दैट वुड बी, बेटा अगर कुछ मेंशन नहीं होता, क्या उन्होंने सॉल्वेंट मेंशन किया हमको कुछ? अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वी ऑलवेज हैव टू टेक वाटर टू बी द सॉल्वेंट। या तो वो मेंशन करें, नहीं मेंशन करते तो आपको अंडरस्टूड है कि वो वाटर ही हो सकता है, सॉल्वेंट और कुछ नहीं होगा। हम और किसी को एज्यूम नहीं कर सकते, बट वाटर को एज्यूम कर सकते हैं हम। चले अब बच्चा, सिंस वी नीड टू कैलकुलेट द मोलैरिटी, बच्चे मोलैरिटी में क्या चाहिए होती है, क्या है क्वेश्चन में? वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन बाय, अभी भी आप लोग गलती करते हो इसमें, क्या इसको डेसिमल्स में निकालने की कोशिश करते हो। नो नीड टू कैलकुलेट इट इन डेसिमल्स बेटा, मैंने पहले भी सिखाया है, फिर बोल रहा हूं, क्या हमारे को क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालनी है? क्यों निकालना है फिर डेसिमल्स में?
छोड़ो ना उसको फ्रैक्शंस में यार, क्यों हम कैलकुलेशन यहां भी करें फिर मोलैरिटी में जाके भी करें, क्यों करना है? इजीएस्ट वे, कीप इट इन फ्रैक्शंस। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे बच्चा? 100 ग्राम्स बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है मेरे बेटा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या आ गया? 100 बाय 1.41 ml, और mls को लीटर्स में करने के लिए, क्योंकि हमें मोलैरिटी में हर समय वॉल्यूम नीडेड इज इन लीटर्स, सो डिवाइडेड बाय 100 बाय 1.41 इंटू 1 बाय, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लिया, आंसर आ गया 1 बाय 14.1 लीटर्स। एम आई क्लियर विद दिस? इसको बेटा कभी भी डेसिमल्स में नहीं निकालना, नहीं निकालना, नहीं निकालना, नहीं निकालना, कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको mls में भी फाइंड आउट नहीं करना, सीधा डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। इट इज़ वेरी मच ईजियर। आप देखोगे आगे जब जाओगे तो बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाएंगी। प्लीज डोंट कैलकुलेट इट। मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, बेटा 14 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय गिवन मास कितना है मेरे बेटा? मोलर मास HNO3 का H is 1, N is 14, O3 is 16 into 3, 48 comes out to be, so it would be 69 by into 1 by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कितनी है? 1 by, so it comes out to be 69 by 63 into 14.1 होगा ऐसा। 69 by 63 क्या आ रहा है? 1.07 समथिंग ऐसी आएगा। 69 डिवाइडेड बाय 63, 1.60 0 600 0 आई थिंक सो 9 आ जाएगा। 1.09 इंटू 14.1। अब देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो चुकी है। 109 9 36 3 12 0 0 0 141 9 6 3 5 यही आ रहा है। 15.369 क्या आ रहा था वैसे? 15.44। चलो मतलब आप लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन में, ये मैंने अलग से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, आपने वैसे ही कर दिया होगा तो आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 15.369 या 37 कुछ भी ले सकते हैं, मोल्स पर लीटर। इजी, क्लियर, खुश, समझ में आई बात? पक्का? शगुन, देविका, पक्का? अच्छे से? चल, अगर क्लियर है अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन कर दो। अब आप लोग आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर, चलो यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5th नाउ। क्वेश्चन नंबर 5th, गो फॉर इट। 5th क्वेश्चन सिमिलर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सेम टर्म्स पे है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन क्रॉस चेक दिस आंसर। Yes, so they are saying that 14th question miscellaneous, that there is a solution which is 3 molar NaCl solution and its density is 1.25 gram per ml. आपसे पूछा what would be the molality of this solution, इस solution की molality क्या होगी वो बताओ। मतलब स्मॉल m निकालना है, क्या होगा? स्मॉल m कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स बाय मास। अच्छा, कौन मुझे समझाने वाला है 3 मोलर NaCl का मतलब क्या है? 3 मोलर NaCl मीन्स वो तो मुझे पता है, कैपिटल M लिखा तो मोलैरिटी ही होगा। तेज बोल थोड़ी सी, सुनोगे इसने क्या बोला, बोल बेटा।
कोई भी मोलैरिटी दे रखी हो, कितनी भी मोलैरिटी दे रखी हो, उसका मतलब होता है उतने मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है। जो भी मोलैरिटी दी है मतलब दैट मेनी मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रहेगी इतनी बात। तो क्या बच्चा, इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत सर क्या किया ये आपने? So now we are having with number of moles of NaCl which are, we are having with volume of solution which is, we are having with density of solution which is, क्या मैं बेटा 1 लीटर को 1000 ml लिख लूं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चे मेरे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, मेरे पास डेंसिटी है सॉल्यूशन की, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं इन दोनों चीजों से? आ जाओ जल्दी से निकाल लेते हैं। अर्षित समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ, सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे? वॉल्यूम इनटू, तो वॉल्यूम इज 1000 ml into 1.25 comes out to be, किसी को दिक्कत सर 1250 ग्राम्स कहां से आया ये नहीं पता लगा, फिर बताओ। बोलो 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 जल्दी से, पक्का? चले। अब मेरे बच्चे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स से तो ऑटोमेटिकली मास आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, और NaCl का मोलर मास वी नो, Na is 23, Cl is 35.5। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मास ऑफ NaCl निकाल रहा हूं बच्चे। दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास विच इज 3 इंटू 58.5, क्योंकि Na is 23, Cl is 35.5। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? इट वुड समवेयर कम्स आउट टू बी 175.5 ग्राम्स। मास ऑफ NaCl आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या दोनों से मास ऑफ सॉल्वेंट आ सकता है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके सॉल्वेंट आता है। वही काम करना है, क्योंकि मुझे यहां क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए था ना, पक्का? सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चा? 1250 माइनस 175.5 कम्स आउट टू बी 1074.5 ग्राम्स। ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे पास पहले से ही है, तो दोनों चीजें तो पता है, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। आ जाओ, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चे? 3। अब बेटा अगर इसको केजीज में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 1.0745। ग्राम्स में ये है, केजीज में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे ना, तो लिख लूं 1.0745 विच इज 30,000 बाय 10745 which comes out to be somewhere around to be 2.79 moles per kg. That's it. Good question. It could be asked in the reverse manner also. Reverse manner क्या मतलब? मोलैलिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ ली आपसे, उसको भी ऐसे ही करोगे, मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैरिटी बाय यूजिंग द डेंसिटी। ठीक है बच्चा, पक्का समझ में आया? आया? सच। ठीक है बच्चे,
किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हो, नहीं तो नाउ इट्स ऑल योर वर्क. ट्राई टू गो फॉर द मिसलेनियस क्वेश्चंस, ऑल अदर क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करा चुका हूं, इसमें से कुछ कुछ बचे हैं. यू वुड ट्राई योरसेल्फ एंड doubts and problems we would be discussing in next class in the last half an hour or somewhere around to be 20 minutes. पहले मैं structure of atom से बात करना start कर दूंगा, but last 20 minutes में we can discuss that thing. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसे ही अगर और भी डाउट हो जाएंगे उसके नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोचना पड़ेगा. मास दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है. मास दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है. वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इट. एवरेज कैसे निकालते हैं? आप सोचो कैसे करेंगे, वो सोचो आप क्या करना है. ठीक है, पक्का? चलो, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. देन वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट थिंग, एंड देन आपके जो डाउट्स होंगे लास्ट 20 मिनट्स में आपके डाउट्स. ठीक है.